गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रायकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बाजार एवं बाजार के स्वरूप इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता एवं कीमत निर्धारण। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। हालांकि पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ये सारे चैप्टर हमारे बाजार के वर्गीकरण में आ चुके हैं, लेकिन बाजार के वर्गीकरण में जब प्रतियोगिता के आधार पर हमने बाजार का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने जाना था कि बाजार 3 प्रकार का होता है प्रतियोगिता के आधार पर: पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार। और उसमें जब भी इन तीनों बाजार का जिक्र आया तो मैंने आपको केवल हल्का सा इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया। मतलब ये कहूं तो मैंने उसमें आपको कुछ बताया ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों चैप्टर हम आने वाले हमारे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमने उस क्लास में उसको अच्छे से नहीं समझा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है उसको मूल्य प्राप्तकर्ता क्यों कहा जाता है। बाकी कीमत निर्धारण कैसे होती है वो हमारी कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ की, कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ का क्या मतलब होता है। तो देखिए भाई, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, जैसा कि मैंने वहां आपको बताया था जब वर्गीकरण कर रहे थे, तब हमने क्या बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब एक ऐसा बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब ऐसा बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उसे हम क्या देते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। पर सवाल तो यही है ना कि ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता का क्या मतलब होता है भाई, ध्यान से सुनना। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है ऐसा बाजार या ऐसी प्रतियोगिता जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हो। बहुत सारे मतलब अनंत, लाखों, करोड़ों, अरबों बोल सकते हो आप। इतने क्या हो? क्रेता भी हो और इतने ही क्या हो? विक्रेता भी हो। मतलब बहुत सारे, इतने कि हम गिन नहीं सकते हैं, ना तो क्रेता को और ना ही विक्रेता को। लाखों में दुकानें लगी, करोड़ों में दुकानें लगी। ठीक है, और साथ में क्या हो? अब चूंकि इतने सारे विक्रेता हैं तो ये क्रय विक्रय करेंगे, तो बाजार के नॉलेज की बात आएगी कि क्या इनको बाजार का नॉलेज है। तो हम बोलेंगे हाँ, क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, दोनों को बाजार का फुल नॉलेज है, मतलब बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या? वो ये कि इस बाजार में जो भी वस्तुएं बिक रही होगी, जितने भी विक्रेता जो भी वस्तु बेच रहे होंगे, वो सारी वस्तुएं डिट्टो सेम होगी। डिट्टो सेम का मतलब समझते हैं ना, मतलब जुड़वा। मतलब ये कि एक विक्रेता जैसी वस्तु बेच रहा है, दूसरा विक्रेता भी वैसी ही वस्तु बेच रहा होगा। इसे हम बोलते हैं डिट्टो सेम। मतलब एक जैसा, कंपनी एक, ब्रांड एक, उसका क्वालिटी एक, उसकी पैकिंग एक, सब कुछ एक, दिखने में भी एकदम सेम, क्वालिटी में भी एकदम सेम, यूज करने में भी एकदम सेम। और यहां तक तो छोड़ो, उसकी कीमत भी एकदम सेम। और कीमत तो एकदम सेम होएगी, जब गुड्स एक जैसे हैं, वस्तुएं एक जैसी बिक रही है, तो उसकी कीमत भी एक जैसी होनी है ना। तो इतनी सारी चीजें होगी तो इसी को आप बोलोगे पूर्ण प्रतियोगिता। यानी पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? जिसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो अत्यधिक मात्रा में क्रेता विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, उन्हें बाजार का फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान होता है। और साथ ही साथ वस्तु जो वो बेच रहे हैं, जितने भी विक्रेता वस्तु बेच रहे हैं, वो सारी एक जैसी हैं। किस चीज में एक जैसी है? उनके रंग में, उनके रूप में, उनकी क्वालिटी में, उनके पैकिंग में, हर चीज में वो सेम है। और यहां तक कि उनकी कीमत भी क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसा बाजार जिसमें ये सब चीजें बिक रही है, इस तरह की क्वालिटी रखता हो, उसे हम बोल देंगे पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। तो अब मैं बोलूंगा, देखो मीनिंग पूरा क्या होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थात इस बाजार में बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं जो बाजार का पूरा ज्ञान रखते हैं, जो एक जैसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। मतलब एक जैसी यानी किस्म, रूप, रंग, क्वालिटी, इन सब में क्या हो? एक जैसी है। और वस्तु की कीमत भी क्या होती है? एक जैसी होती है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अच्छा, और ये जो वस्तु एक जैसी है ना, इस एक जैसी वस्तु का नाम होता है समरूप वस्तु। समरूप मतलब एक समान रूप, है ना, तो रूप, रंग, क्वालिटी, पैकिंग हर चीज में एक जैसी होगी, उस वस्तु को हम क्या बोल देंगे, समरूप वस्तु बोल देंगे। समझे? तो इतनी क्वालिटी जो लिए बाजार होगा, ऐसा बाजार को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बाजार को हम बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। सर एक आध एग्जाम्पल दो ना, तो बेटा मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, और अगर कोई बुक या कोई टीचर आपको इसका एग्जाम्पल दे तो समझ लेना वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, ये मैं अभी जब आपको विशेषताएं पढ़वाऊंगा तब विशेषताओं में मैं आपको साबित करूंगा कि ऐसा कोई बाजार रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पाया ही नहीं जाता। इसे हम काल्पनिक बाजार भी बोल सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है वो केवल अर्थशास्त्रियों की एक कल्पना मात्र है, वास्तविकता में तो ऐसा कोई बाजार होता भी नहीं है ना। क्यों नहीं होता है, जब अभी हम विशेषताएं देखने वाले रहेंगे तब हम इनको समझेंगे। अभी तो आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब क्या हुआ समझे, ऐसा बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अर्थात जिसमें बहुत अधिक क्रेता विक्रेता समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होता है। इस तरह के बाजार को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो देखो, मीनिंग में से ही आपकी 5 विशेषताएं तो वैसे निकल के आएगी। टोटल हमें 7 विशेषताएं पढ़नी है, लेकिन 7 में से कितनी विशेषताएं, 5 विशेषताएं तो हमारी मीनिंग में ही निकल के आ जाएगी। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की पहली विशेषता होगी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मीनिंग में लिखा है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता का क्या मतलब है, वो ही हमारे चार आगे पॉइंट बनते हैं। तो पहली विशेषता हमारी क्या होगी कि इसमें, इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। अच्छा, अनेक क्रेता विक्रेता और होते हैं तो उसमें बुराई क्या है, कोई बुराई है क्या, नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि सोचो अगर एक बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं तो एक आध विक्रेता चले जाएगा तो हमें कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं। एक आध विक्रेता बढ़ जाएगा तो कोई फर्क पड़ना है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर लाखों करोड़ों विक्रेता हैं और लाखों करोड़ों क्रेता भी हैं तो 2-4 विक्रेता या 1-2 विक्रेता या 10-15 विक्रेता के आने और जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक इसी तरह 10-15-20 क्रेता बढ़ गए या 10-15 निपट गए, मर गए, कहीं चले गए तो भी बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही खासियत होती है अनेक क्रेता और विक्रेता होने की, कि अगर बाजार में बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता है तो 2-4-10 विक्रेता के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4-10 क्रेता के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी देखो, वस्तु की पूर्ति कौन कर रहा है, विक्रेता, है ना। तो इतने सारे विक्रेता हैं, 2-4 विक्रेता चले गए तो भी पूर्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसी तरह वस्तु की मांग कौन करते हैं, क्रेता। तो अगर 2-4 क्रेता बढ़ गए या कम हो गए तो मांग पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक, थोड़ा नाम मात्र का पड़ता है पर बहुत ज्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि लाखों करोड़ है भाई, 2-4 क्रेता विक्रेता इधर उधर हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में है तो विक्रेता पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और क्रेता मांग को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि संख्या इनकी बहुत ज्यादा है। तो जो विक्रेता है वो वस्तु की पूर्ति और कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते, ठीक इसी तरह क्रेता वस्तु की मांग और कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि ये संख्या में बहुत अधिक हैं। तो 2 विशेषता कौन सी हो गई, पहली विशेषता तो हुई कि इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। दूसरी विशेषता, इस बाजार में बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं, जिस वजह से वस्तु की पूर्ति, कीमत और मांग, इन पर ना तो विक्रेता कोई प्रभावित कर सकता है इन्हें और ना ही कोई क्रेता इन चीजों को प्रभावित कर सकता है। तीसरी विशेषता, बाजार का पूर्ण ज्ञान, कि क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान होता है मतलब कि क्रेता को भी पता है कौन कौन सी वस्तुएं कहां कहां बिक रही है,
किस प्राइस पर बिक रही है। और ठीक इसी तरह विक्रेता को भी पूरा नॉलेज है कहाँ कहाँ वस्तु बेचना है, कौन कौन उसको खरीद रहा है, किस कीमत पर उसको खरीद रहा है। समझे? मतलब क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, दोनों को मार्केट का पूरा नॉलेज है। ना तो विक्रेता क्रेता को ठग सकता है, ना ही क्रेता विक्रेता को बेवकूफ बना सकता है। सबको पूरा नॉलेज ये लेके बैठे हैं। कितनी विशेषता हो गई भाई? 3 हो गई। चौथी विशेषता हमने क्या देखी थी? समरूप वस्तु। समरूप वस्तु का मतलब क्या? कि यहाँ पर समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है। और समरूप वस्तु यानी एक जैसी वस्तु, चाहे वो क्वालिटी की हो, किस्म की हो, रूप की हो, रंग की हो, हर मामले में, और चाहे पैकिंग हो, है ना, मतलब जो दिखने का उसका पैकेट बना है वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु बिकती है, मतलब एक जैसी वस्तु बिकती है। अगर 2 क्रेता वस्तु खरीद के लाए तो पहचान नहीं पाएंगे कि कौन ने किस विक्रेता से खरीदा और कौन सी किसकी वस्तु है, क्योंकि दोनों ही वस्तु सेम है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे 100 का नोट। भाई 100 का नोट एक मेरे पास रखा है, 100 का नोट एक आपके पास रखा है। अगर हम उसमें लिखे जो नंबर होते हैं उसको ध्यान नहीं देंगे, जो कि हम जनरली नहीं भी देते हैं, तो मेरा 100 का नोट और आपका 100 का नोट पहचानना मुश्किल होगा। उसकी पहचान क्या होती है? फिर भी एक नंबर लिखा होता है, हर नोट पे एक नंबर होता है जो यूनिक नंबर उसकी पहचान होती है। लेकिन वो नंबर याद कौन रखता है? हमको तो बस एक ही नंबर दिखता है, बड़ा वाला 100, 100 का नोट, बात खत्म। उसके अंदर जो बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं वो कौन देख रहा? ना मैं देखता, ना आप देखते। तो अगर हमने नोट बदल भी लिए और एक जैसे नोट है तो क्या पहचान पाएंगे? नंबर, अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो, है ना। ठीक इसी तरह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु होती है और नंबर तो फिर भी आप नोट में तो फिर भी नंबर आप मिला ले रहे हैं, पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तो कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा ऐसा अलग जिससे आप अलग अलग पहचान सको। समझे? मतलब वस्तुएं क्या हुई? समरूप हुई। और 5वें नंबर की क्या थी? समान कीमत। समान कीमत यानी विक्रेता जब वस्तु बेच रहे हैं तो किसी भी विक्रेता के पास चले जाओ, एक ही रेट मिलेगा। हर विक्रेता आपको सेम रेट पर वस्तुएं बेच रहा होगा। कि अगर आप कोई पैकेट खरीद रहे हो, ए नाम का विक्रेता अगर उसको 150 रुपए में दे रहा है, तो बी नाम के विक्रेता के पास चले जाओ, वो भी 150 में देगा। सी नाम के विक्रेता के पास चले जाओ, वो भी 150 में देगा। यानी एक वस्तु हर विक्रेता के पास सेम कीमत पर मिलेगी, समान कीमत पर मिलेगी। ये 5 विशेषता तो हमने उसके अर्थ में ही पढ़ के आ गए थे। 6वें नंबर की जो हमारी विशेषता है वो अब हमको देखनी है, और जो 7वें नंबर की, ये 2 विशेषता हमको देखनी है, वही 2 हम देखने वाले हैं। देखो 6वें नंबर की जो हमारी विशेषता है वो है यातायात लागत का शून्य होना। अब यातायात लागत का शून्य होना मतलब, तो यातायात लागत का शून्य होने का मतलब होता है कि जो माल अगर आप बुलवा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान, या हम भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसकी जो लागत आएगी, उसका जो किराया भाड़ा आएगा, वो क्या होने वाला है? शून्य होने वाला। शून्य मतलब उसकी कोई कीमत नहीं, फ्री में एक स्थान से दूसरे स्थान हम माल को ले जा सकते हैं। ये विशेषता बोल रहा है कौन सा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब प्रैक्टिकली आप खुद ही सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम फ्री में एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जा सके? अरे एक शहर से दूसरे शहर तो छोड़ो, उसी शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा पाएंगे भाई। क्यों नहीं ले जा पाएंगे? वो इसलिए नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि किराया लगेगा भाई। जिस वाहन का आप उपयोग करोगे वो आपसे किराया लेगा, भाड़ा लेगा। अरे रिश्तेदार नहीं छोड़ेंगे भाई, रिश्तेदार की गाड़ी होगी तो वो भी यही कहेगा, भाई कुछ तो भाड़ा दो, मेरा खर्चा तो निकलने दो, लागत तो लगेगी मेरी, उतना तो मुझे दे दो, तो हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इसने 6वें नंबर की विशेषता बोली कि बाजार में जो यातायात लागत है वो नगण्य है या शून्य है। नगण्य मतलब लगभग शून्य, शून्य ही समझ लो आप तो, है ना। पर नगण्य मतलब शून्य नहीं होता, शून्य से थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर हम उसको शून्य ही बोलेंगे, शून्य के बराबर। तो नगण्य बोले या शून्य बोले एक ही बात है। तो ये क्या बोल रहा है बाजार कि यहाँ पर यातायात लागत शून्य है, मतलब अगर आपका माल एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो उसका कोई किराया भाड़ा नहीं लगना है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था क्या कि ये जो बाजार है ये काल्पनिक बाजार है ना। वैसे तो कुछ विशेषताओं से आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बहुत अधिक क्रेता विक्रेता, तो क्रेता बहुत सारे होते समझ आता, विक्रेता बहुत सारे थोड़े ना होते यार। क्रेता लाखों में है तो विक्रेता लाखों में थोड़े होंगे, विक्रेता हजारों में होंगे भाई। एक दुकान से 10 विक्रेता खरीदते हैं, ना कि 10 हर एक दुकान से एक विक्रेता क्रेता हो, ऐसा थोड़ी ना। एक विक्रेता क्या एक ही क्रेता को दे रहा है? नहीं, हर एक दुकान पे भीड़ मिलेगी। यानी क्रेता बहुत होते हैं और विक्रेता उससे कम होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा? क्रेता भी अनंत, विक्रेता भी अनंत। ठीक है। दूसरा ये बोलता है बाजार का फुल नॉलेज।
तो विक्रेता को हो सकता है घड़ी फुल नॉलेज हो, पर हर एक क्रेता को बाजार का पूरा नॉलेज नहीं होता। तभी तो हम ठगा के आते हैं ना, कोई चीज महंगी खरीद लाते हो, फिर हमसे बोलते घर वाले, अरे इतनी महंगी खरीद ली, मैंने तो इतने की खरीदी थी। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा नॉलेज नहीं होगा, तभी तो हम ठगा के आ गए, तभी तो महंगा लेके आ गए। तीसरा ये बोलता है एक जैसी वस्तु, तो एक जैसी वस्तु कहाँ होती भाई, थोड़ा बहुत तो फर्क हर एक वस्तु में होता है। अगर साबुन की बात करो या टूथपेस्ट की बात करो तो देखो ना, बेच तो सब साबुन ही रहे, बेच तो सब टूथपेस्ट ही रहे, पर फिर भी अलग है ना, उसकी ब्रांड अलग है, कंपनी अलग है, क्वालिटी अलग है, पैकिंग अलग है, दिखने में अलग होता है, कलर अलग होता है, कितनी सारी चीजें अलग होती, पर इनने क्या कहा, नहीं हर चीज एक जैसी। चौथा ये बोल रहा है कीमत भी एक जैसी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एक जैसी वस्तु में कीमत आपको अलग अलग मिल जाएगी, कहीं वही चीज 4 रुपए की मिल रही, कहीं 4.5 की, कहीं 5 रुपए की मिलेगी। एक जैसी दिखने वाली चीज में भी फर्क हो जाता है भाई, है ना। तो ये भी इनने गलत बोला। फिर जो छठवा, उसमें तो इनने अति ही कर दी, इसमें इनने क्या बोल दिया, यातायात लागत शून्य, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता भाई, है ना। भीख भी तब मिलेगी जब अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोलोगे, वैसे तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, तो ये छठवीं विशेषता। और जो 7वें नंबर की विशेषता है, वो विशेषता ये बोलती है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। अब फर्म यानी क्या, फर्म यानी होता है विक्रेता, हमने पढ़ा था ना उत्पादक वगैरह, तो उत्पादक फर्म विक्रेता सब एक ही बात होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्म मतलब विक्रेता का क्या है, स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। अब प्रवेश यानी क्या होता है, अंदर आना, बहिर्गमन मतलब बाहर जाना। तो कहां प्रवेश और कहां बहिर्गमन, इस बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन, यानी ये जो मार्केट लगेगा, ये जो बाजार लगेगा, इसमें कोई भी विक्रेता आसानी से आ सकता है, बिल्कुल फ्री, बिना कोई टेंशन के, और आसानी से जा सकता है। तो आप ही बताओ क्या पॉसिबल है, कुछ हद तक है। मेरी जब मर्जी होगी मैं दुकान लगाऊंगा, जब मर्जी होगी बोरिया बिस्तर उठा के चला जाऊंगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर मुझे एक दुकान खोलनी है तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, है ना, एक लाइसेंस वगैरह तो लेना पड़ेगा। और अगर कंपनी और फर्म है तो वो तो ऐसे जा भी नहीं सकती। मैं तो जैसा हूं, तो मेरे को अपना लग रहा है दुकान नहीं चल रही, तो मैंने दुकान बंद करी, ताला डाला और गया। लेकिन अगर फर्म कंपनी की बात करें तो ये इतनी आसानी से जा नहीं सकती। इनको तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जैसे करवाते हैं ना, वैसे इनको लीगल कार्यवाही करनी पड़ती है। किस चीज के लिए, अपनी कंपनी को बंद कराने के लिए। कंपनी खोलने के लिए भी लीगल कार्यवाही मतलब कानूनी कार्यवाही, और कंपनी बंद करने के लिए भी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो सभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि बिल्कुल फ्रीली आ जाओ और फ्रीली चले जाओ, समझे ना। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आप पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, जिनकी वजह से आसानी से आना और आसानी से जाना पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन इस बाजार ने तो क्या कहा, जिसकी जब विक्रेता की मर्जी हो वो आए, दुकान खोल ले अपनी, और जिसकी जब मर्जी हो वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाए। ये पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई ना आपको रोकेगा टोकेगा आने में, कोई ना आपको रोकेगा टोकेगा जाने में। जबकि पॉसिबल नहीं है, नगर पालिका आ जाएगी, है ना, कि कैसे लगा रहा भाई दुकान मुझसे बिना पूछे। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी विशेषता है वो तो हमको पढ़ना है कि कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और आसानी से जा भी सकती है। मैं तो क्यों बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि मुझे साबित करना है कि ये जो बाजार है वो वास्तविक में होता ही नहीं है ना। और मैंने इतनी विशेषताएं बताई दी थी, और इसमें एक विशेषता ये भी आ गई कि प्रैक्टिकली इजीली ना आप दुकान खोल सकते हो ना बंद कर सकते हो, आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तब आप एक फर्म प्रवेश कर सकती है बाजार में, यानी वो दुकान अपनी खोल सकती है ना। आप सोच रहे हो किराने की दुकान या ये सब दुकानें हैं ये भी ऐसे ही चल जाती है, तो नहीं, सबके पास लाइसेंस होता है नगर पालिका का, है ना, गोमास्ता वगैरह लेना पड़ता है, तब दुकानें खुलती है, ऐसे कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठ जाता। तो ये हमने क्या देखी, हमने 7 विशेषताएं देखी काय की, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ जो था 5 विशेषताएं तो वहीं से निकाल ली, 2 विशेषताएं एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो इससे हमारा पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ भी बन गया और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता भी बन गई। ठीक है, अब हमको देखना है कि इस पूर्ण प्रतियोगिता में, इस पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार है, इसमें जो भी फर्म या जो विक्रेता है उसे फर्म का प्राप्त, उसे कीमत का प्राप्तकर्ता क्यों कहा जाता है। यानी हमें एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है, जो विक्रेता है, जो उत्पादक है, वो कीमत प्राप्त करता होता है, न कि कीमत निर्धारण करता। यानी इस बाजार में कोई भी विक्रेता कीमत निर्धारित नहीं करता, डिसाइड नहीं करता, वो केवल प्राप्त करता है। प्राप्त करता है मतलब जो भी कीमत निर्धारित हुई है जिसने भी करी,
वो कीमत के आधार पे वो बस वस्तुएं बेचेगा। वो खुद डिसाइड नहीं करेगा कि मैं उत्पादक हूं, मैंने वस्तु बनाई तो मैं इसको इतने कीमत में बेचूंगा या मैं उसको इतने कीमत में बेचूंगा। ऐसा विक्रेता डिसाइड नहीं कर सकता, विक्रेता निर्धारित नहीं करता। वो तो जो भी कीमत बाजार में चल रही है उस कीमत पर ही उसको वस्तु को बेचना पड़ता है। समझ गए आप? तो ऐसा ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तो हम क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, मूल्य प्राप्त करता होती है, ना कि मूल्य निर्धारण करता। यानी फर्म कीमत को जैसा है वैसा एज इट इज स्वीकार करती है, ना कि उसे निर्धारित करती है। समझे? तो क्वेश्चन समझ गए। अब कैसे ऐसा पॉसिबल होता है वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊं क्योंकि ग्राफ बनेंगे इधर दो दो। अब यहाँ ग्राफ पे आप देखें, सबसे पहले तो मैं ग्राफ बना रहा हूं एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला, जिसमें मैं मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों को एक साथ रखूंगा। तो आप देखें, एक्स अक्ष पे मैंने मांग और पूर्ति दोनों रख दी, वाई अक्ष पर हम क्या रखते थे, वस्तु की कीमत, और यहाँ पर वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति काय में होती थी, इकाइयों में मात्रा। और यहाँ पर मैं मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ बनाऊंगा। तो आप मांग वक्र देखो, नीचे ढाल देता हुआ बन रहा है, और पूर्ति वक्र ऊपर ढाल देता हुआ बन रहा है। और देखो आप, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उससे हम बोलते हैं मूल्य निर्धारण। यानी जहां पर ये आपका मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस वक्र के जो उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, मूल्य का निर्धारण बोल देंगे। समझ गए आप? ये तो अभी छोटा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी टेंशन मत लो कि ये क्या बना दिया, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं बनाया मैंने, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों को एक साथ बना दिया। अब एक साथ बना दिया तो वो एक पॉइंट पे कट होगा। उस पॉइंट को मैंने नाम क्या बोल दिया, उसे मैंने नाम बोल दिया कीमत निर्धारण या मूल्य निर्धारण, है ना। कल की क्लास में हमें यही पढ़ना है। अब ये तो हमने बना दिया मूल्य निर्धारण का एक डायग्राम, एक रेखा चित्र। अब मैं साइड में एक और डायग्राम बना रहा हूं। इस डायग्राम में आप देखो कि मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया। एक्स अक्ष पर मैंने क्या लिखा, वस्तु की मांग एवं पूर्ति, वही वाई अक्ष पर मैंने क्या लिखा, वस्तु की कीमत। और अब वहां पर आप देखें, जो मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पॉइंट पर कट करके क्या लिखा, कीमत निर्धारण, उसी की लाइन में यहाँ सीधे लेते आ रहा हूँ, है ना। ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में लेते आ रहा हूँ। और यहाँ पर कहाँ लेके आ गया मैं, वहां से वो लाइन मैंने लेके आ गया हूँ यहाँ पर, ये जो एक और ग्राफ बना रहा हूँ उस पर। और यहाँ पर एक सीधी लाइन इसी को कंटिन्यू में आगे बढ़ाते गया। अब ये लाइन क्या है, तो सुनना भाई, उधर ग्राफ पर हेडिंग क्या डाली है, देखो फर्म, वहां पे लिखा है उद्योग में कीमत निर्धारण, है ना। एक लिखा है उद्योग में कीमत निर्धारण, और यहाँ पर हेडिंग में ऊपर लिखा है फर्म में कीमत निर्धारण। वहां उद्योग में कीमत निर्धारण या फर्म में कीमत निर्धारण। अब पहले तो ये जान लो उद्योग या फर्म क्या होता है। तो उद्योग को बोलते हैं इंग्लिश में इंडस्ट्री, और फर्म को इंग्लिश में बोलते हैं फर्म, यानी कि एक सेलर। दोनों में क्या फर्क है, इंडस्ट्री कभी भी बहुत सारी फर्मों को मिलकर बनती है, और फर्म क्या होती है, एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म होती है। यानी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है जो बहुत सारी फर्म को लेकर चलती है। उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ी जो शब्द है, एक वाक्य, एक शब्द है जो कि लेकर चलेगी किसको, बहुत सारी फर्मों को। और फर्म क्या है, उद्योग का केवल एक हिस्सा है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझना। जैसे हम बात करते हैं हमारा टेलीकॉम उद्योग, टेलीकॉम उद्योग मतलब ये जिसमें आपके ये जितने भी सिम, जियो, एयरटेल वगैरह सब आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेलीकॉम उद्योग। और फर्म क्या है, फर्म जैसे इस उद्योग के अंदर जितनी भी आपकी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, जियो, ये सब है फर्म। और इन सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा आपका टेलीकॉम उद्योग। समझे? तो टेलीकॉम उद्योग क्या हुआ, एक उद्योग है जिसमें आपकी सारी फर्म है। और फर्म क्या है, एक कंपनी बोल सकते हो, आपकी एक क्या है, कंपनी है। तो सारी कंपनियों से मिलके क्या बनता है, उद्योग। इसी तरह सीमेंट उद्योग होता है, जैसे हमारी टाटा सीमेंट हो गई, या एसीसी सीमेंट हो गई, बिरला सीमेंट हो गई, है ना। तो ये सीमेंट की क्या है, उद्योग है। और उसके अंदर ये जो मैंने इतने नाम बोले, टाटा बोला, एसीसी बोला या बिरला बोला, ये सब क्या है हमारी, ये है फर्म। आप समझ गए होंगे अब उद्योग और फर्म में डिफरेंस। तो उद्योग में देखो कीमत निर्धारण हुआ, और यहाँ पर एक फर्म कोई सी भी ले लो, उसने क्या किया कि यहाँ पर जो भी वस्तु की कीमत निर्धारित हुई थी, कहाँ, उद्योग में, वो सीधी की सीधी लाइन चली आई और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया किसने, फर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म में मांग और पूर्ति वक्र बनाना ही नहीं पड़ा,
जो उद्योग में, जो इंडस्ट्री में मांग और पूर्ति वक्र चल रहे थे, वहां पर जो कीमत निर्धारित हुई, वही की वही कीमत को किसने स्वीकार कर दिया, किसने स्वीकार कर लिया, एक फर्म ने वही की वही कीमत स्वीकार कर ली। यहाँ पर मांग और पूर्ति का सवाल ही पैदा नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पूर्ण प्रतियोगिता में चाहे फर्म हो मतलब विक्रेता, चाहे कोई क्रेता हो, दोनों ही इतने ज्यादा हैं कि ना तो विक्रेता पूर्ति और कीमत को प्रभावित कर सकता है और ना ही क्रेता मांग और पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। दोनों के बस की ये चीज है ही नहीं। इसलिए उद्योग में जो निर्धारित हुआ वही का वही एक विक्रेता ने उसे स्वीकार कर लिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्म जो है वो कीमत निर्धारक नहीं है, निर्धारित नहीं करती, बल्कि कीमत प्राप्त करता है, स्वीकार करता है। क्योंकि उद्योग में जो कीमत निर्धारित हुई वो उसने, फर्म ने स्वीकार कर ली, एज इट इज स्वीकार कर ली। इसलिए हमने क्या बोला कि फर्म क्या है, एक स्वीकर्ता है कीमत, न कि कीमत निर्धारण करता। समझ गए आप? तो क्वेश्चन हमें क्या आएगा और हम लिखेंगे क्या? तो सुनो भाई, क्वेश्चन हमको आएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है वो कीमत स्वीकार करता होती है, ना कि कीमत निर्धारण करता। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म है, जो विक्रेता है, जो उत्पादक है, वो कीमत स्वीकार करता होते हैं, ना कि कीमत निर्धारण करता। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में जो भी कीमत या मूल्य निर्धारित होता है उसे एक फर्म एज इट इज बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार कर लेती है, अपना लेती है। इसीलिए जो फर्म होती है पूर्ण प्रतियोगिता में वो मूल्य स्वीकार करता होती है, ना कि निर्धारण करता। इतना हमें लिखना है, वो मैंने लिख दिया। और साथ में हमें ये क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, समझे? और इस डायग्राम में ये दोनों ही डायग्राम एक के बाजू में एक साथ बनेंगे, क्योंकि वो सीधी लाइन यहाँ पर जाएगी। समझ गए? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वो एक्चुअल में होता भी है या नहीं होता है, तो काल्पनिक होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता कीमत स्वीकार करता होती है, ना कि निर्धारण करता। वो हमने यहाँ पर साबित भी करके बताया। ठीक है? अब सवाल ये आता है कि ये जो कीमत निर्धारित हुई उद्योग में, है ना, वो किस तरह से निर्धारित हुई, मांग और पूर्ति ये किस तरह से काम कर रही है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।